हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, कुछ ग्राफ पढ़े थे हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। उन ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक बातें क्या बताई, इक्वेशन क्या बनते, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज होती है ये। तो कैसे क्या होता है वो सारा डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, आइंस्टाइन, each photon of sufficient energy, मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि एक फोटोन जब गिरे वो निकाले, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से ज़्यादा। कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन is used in two ways, दो तरीके से यूज होगी। फर्स्ट, अ पार्ट ऑफ एनर्जी is used in ejecting electron from metal surface, क्या कहलाता है वो? वर्क फंक्शन, ठीक है। सेकंड, रेस्ट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एच न्यू, फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या मान लेते हैं? न्यू। तो एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हो गया एक पार्ट वर्क फंक्शन, सेकंड रेस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एच न्यू, वर्क फंक्शन फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी ये। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी आ गई। मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास मेटल है, इस मेटल पे लाइट गिरी, ये वर्क फंक्शन है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ये गिरी, इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो हाफ mv² हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट गिरी, इसको डॉटेड कर सकते हैं, और ये बाहर निकलेगा। तो लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इस टोटल एनर्जी का एच न्यू का एक हिस्सा ये इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में यूज होगा, और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इफ़ के मैक्स जीरो, के मैक्स अगर जीरो है, इसका मतलब एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट। जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, और ये क्या होती है? हाफ mv²। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं? एच न्यू फाई नॉट के मैक्स हाफ mv² लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऑल्सो एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस में के मैक्स। के मैक्स निकालो यहाँ से, के मैक्स क्या होगा? एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच न्यू माइनस फाई नॉट क्या होता है? एच न्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ देखा जाए तो के मैक्स, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर देखा जाए तो के मैक्स क्या होगा? एच, ये क्या होता है? सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच सी बाहर 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो क्या मेरे पास के मैक्स और वेवलेंथ में रिलेशन आ गया? आ गया। तो
तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी डिफरेंट फॉर्म क्या होती है आपके सामने है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी है और ये भी है। जिस फॉर्म में आपको चाहिए वैसे उसको यूज कर सकते हो। याद सिर्फ एक चीज़ करनी है, एच न्यू फाई नॉट के मैक्स। फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, एच सी वाई लैम्डा लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इतनी बात समझ में आ गई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसके 4 लॉज हैं। कितने लॉ हैं, 4, जो हमने पढ़े वही बातें, नया कुछ नहीं है, उनको इससे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जनरली सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नेम द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो कैसे क्या है वो देखो। पहला, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पढ़ा था हमने। दूसरा, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट below which photoelectric emission is not possible। पहला पता है कि करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। दूसरा कहता है कि इंसिडेंट लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पढ़ा था हमने। तीसरा, इफ frequency of incident light is greater than threshold frequency, then extra energy appears as kinetic energy of electron। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चलो यहाँ करता हूँ मैं, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये एक फास्ट प्रोसेस है। ये 4 लॉ हैं, पेपर में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेम या गिव 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या गिव द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर ये आ जाता कई बार, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन लिख देंगे, एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इन फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना आ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है और इनको एक्सप्लेन करना है उसका यूज करके। कैसे, एक्सप्लेनेशन यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन लिखो और इनको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करना आ जाए तो इसको ऐसे करेंगे। पहला, अलग अलग पूछते हैं। पहला, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, यहाँ लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इंसिडेंट फोटोन इसके डायरेक्टली है, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड में क्या लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनल टू ये क्या होता है, करंट। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। दूसरा, सिंस इक्वेशन होती है के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होती है, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 10, तो माइनस का आएगा। के इज नेगेटिव, के नेगेटिव है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड, प्रूव हो गया ना। तीसरा,
तीसरा कहता है फिर से भाई के मैक्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इफ़ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव है। के मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच को हटा दो, तो जो डिफरेंस आया वो किस में अपीयर हो रहा है, के मैक्स। सो एक्स्ट्रा एनर्जी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अपीयर होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट क्या था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ सिंगल पार्टिकल कोलिजन फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये एक फास्ट प्रोसेस है, इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 4 लॉ थे, इनकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होती है, ठीक है। कोई पूछे फीचर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये बतानी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ फीचर्स पूछे तो ये 4 पॉइंट बताने हैं। बात समझ में आ गई। सीबीएसई कोई भी बोर्ड में आ जाते हैं इस टाइप से, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। अब इनके ऊपर कंसेप्चुअल बन जाते हैं हमारे पास कि पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे आया, क्यों आया। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास इस टाइप से ग्राफ आता है, समझ रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ भाई ऐसे क्यों आता है, एक्सप्लेन करो। तो देखो, सिंस के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है, पीछे पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए के मैक्स को ई वी नोट के बराबर पढ़ा था। तो ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, वी नोट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नोट बाई ई, ठीक है। दिस इज straight line equation, so compare it with, किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y जो वर्टिकल का वेरिएबल है वो v है, x हॉरिजेंटल का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया, h बाई ई। तो स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी कर्व एच बाई ई कॉन्स्टेंट है, दिस इज ए कॉन्स्टेंट। सीबीएसई में पूछ लेते क्या ये कॉन्स्टेंट है, यस कॉन्स्टेंट है। और आपसे कोई पूछे भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस फाई नोट बाई ई। तो ये इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। तो पेपर में सीबीएसई में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, चलिए एक बार हटा देते हैं सारा। कोई आपसे पूछे भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करो, तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है तो क्या है, देखो अभी अभी हमारे पास आया था ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये कांस्टेंट है, और यहाँ से ये निकालो तो एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो हमारे पास स्लोप क्या आया था, एच बाई ई कॉन्स्टेंट। स्लोप का अदर मेथड, अनदर मेथड क्या हो सकता है स्लोप निकालने का, देखो कोई भी 2 पॉइंट ले लो इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा न्यू, सॉरी डेल्टा वी पोटेंशियल है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा न्यू, और ये क्या हो गया,
थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो स्लोप क्या आ गया, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू। ठीक है, स्लोप क्या होता है, एच बाई ई। तो एच निकालना हो तो एक तरीका ये है, डेल्टा वी बटे में डेल्टा न्यू इंटू में ई। एच बाई, अगर आपको एच निकालना हो तो स्लोप निकालना है तो यहाँ से निकालो, देखो ये स्लोप निकालना तो यहाँ से निकालो। ठीक है, टू फाइंड एच, प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हो तो इसको कर दो एच बाई ई, डेल्टा न्यू बाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू। एच निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा, बोलो, और सिंप्लीफाई कर लो, v2 माइनस वी वन, न्यू टू माइनस न्यू वन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप निकालना हो तो ये तरीका है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई, स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो आपको इस टाइप से कर्व दिया हुआ है पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी, ये लाइन दे दी 6 5 4, ये दिया हुआ है 2 3। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, एट, ये दे दिया 30 डिग्री। फाइंड स्लोप। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्लोप पूछो तो एंगल दे रखा है ना आपको, तो स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो टेन थर्टी क्या होता है, 1/√3। ख़त्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे फाइंड स्लोप एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एच बाई ई। तो एच क्या हो जाएगा, e/√3। ई की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ पे एंगल ना दे, अगर आपको कोई यहाँ पे एंगल नहीं देता है तो क्या करें, सिर्फ आपको ये बता रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो इसको हम ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? ये दे दिया। तो यहाँ से हम देखे जाएं, ऐसे ले लें, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, थीटा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डेल्टा वी, और ये क्या हो गया, डेल्टा न्यू। तो डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा वी यहाँ से यहाँ 3 - 0। बोलो, फ्रीक्वेंसी 10⁻14 की टर्म में है। तो डेल्टा वी कितना आ गया, 3। डेल्टा न्यू कितना आ गया, 8 - 6 10⁻14। भाई इसमें से ये माइनस कर दिया 0, 3 - 0, और ये 8 - 6 आ गया, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब आपसे कोई पूछे स्लोप, तो स्लोप क्या बताया था मैंने, टेन थीटा। डेल्टा वी बटे में डेल्टा न्यू हो गया स्लोप। डेल्टा वी कितना आया, 3। डेल्टा न्यू कितना है, 2 10⁻14, सॉरी +14। तो m कितना आ गया, 1.5 10⁻14। और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना तो वो भी आ जाएगा। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है। क्या इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो? यस, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को लेके कोई भी सवाल हम निकाल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, इसका कर्व भी स्ट्रेट लाइन आता है। हमें प्रूव करना है स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, इंटरसेप्ट फाइंड आउट क्यों आता है। ठीक है, देखो सिंस इक्वेशन क्या होती है, Kmax = h - φ0। ठीक है, पुट
के की वैल्यू तो हमें के रखना है ना, ठीक है। तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो कंपेयर विद, किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करें, y वर्टिकल के ऊपर के मैक्स है और जेंटल के ऊपर न्यू है, तो स्लोप क्या आ गया, h, इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस फाई नोट। ये चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है। ऑल्सो यहाँ से ये कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, सॉरी h कांस्टेंट, तो के मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो स्ट्रेट लाइन। कोई पूछ ले भाई स्ट्रेट लाइन क्यों होती है तो बता देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी बता देंगे, मुझे कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब स्लोप निकालने का दूसरा क्या तरीका है, टेन थीटा की टर्म में कैसे निकालें। 2 पॉइंट ले लो, यहाँ से 2 परपेंडिकुलर डाल दो, ये न्यू2 ये न्यू1, तो डेल्टा न्यू, यहाँ से ये K2 ये K1, तो डेल्टा के, ठीक है। और ये थीटा, पता है ना, ये एक ट्रायंगल बन गई, तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा के बाई डेल्टा न्यू, तो स्लोप m डेल्टा के बाई डेल्टा न्यू। स्लोप क्या होता है, h, K2 माइनस K1 न्यू2 माइनस न्यू1। तो स्लोप ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना आ जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। कैसे आ जाए, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए भाई इस टाइप से, ग्राफ दे दिया 2 4 6 8, ठीक है। इस टाइप से हमने ये ले लिया, ये 0 ये 2 ये 4, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो कोई आपके बताओ फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, स्लोप, स्लोप क्या होता है h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा के बाई डेल्टा न्यू, तो डेल्टा के बाई डेल्टा न्यू। डेल्टा के कितना है 4 माइनस 0, डेल्टा न्यू कितना है 6 माइनस 4, बोलो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, 10⁻34 की टर्म में ले लें, तो इससे हमारा आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसको एक काम करो ना, ये बचेगा 2, इसको 13 कर लो, इसको 8 कर लो, ऐसे दिया हुआ है ये। तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 0 और 6 माइनस 4 10⁻34। तो ये सोल्व करेंगे तो h कितना आ जाएगा 13/2 10⁻⁻34, ये आ गया 6.5 10⁻⁻34। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। तो इस टाइप का सवाल आ जाए, स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो टेन थीटा वाले एंगल से न्यूमेरिकल जनरली इससे आ जाते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट बनता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके वहाँ से सवाल। ये सारी वैल्यू मैंने खुद एज्यूम की है, आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू जाएंगे अच्छे से, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सोल्व करने में, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये बातें समझ में आ गई, तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है बता देंगे, उसके लॉज एक्सप्लेन करने हैं वो कर देंगे, उसका यूज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कर्व का स्लोप इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन आती है बता देंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए बता देंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएं इसके ऊपर तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा बताने के बाद
भाई सब कुछ इसने एक्सप्लेन कर दिया, प्लैंक ने जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, तो ये सारा क्वांटम नेचर है। तो वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई? फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कैसे फेल हो गई? देखो, मतलब वेव दो बातें आती हैं। इससे पहले मैं दो बातें बता देता हूँ। पहले इंटेंसिटी इन वेव पिक्चर, बहुत बार आ चुका है ये। तो इसमें हम बताएंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हो जाएगा। इंटेंसिटी इन पार्टिकल पिक्चर, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स या एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, समझ जाओगे, इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वेव पिक्चर में इंटेंसिटी का मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद देखो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। पहला पॉइंट, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, when light incident on metal surface, it takes some time to spread। लाइट को की वेव है, फैलने में टाइम लगेगा। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम इट एंड कैन इजेक्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट गिरी, गिरने के बाद वो फैली, फैलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने उसको रिसीव किया, उसके बाद वो निकल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहला, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड एट एनी फ्रीक्वेंसी। ये कहता है किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो बाहर निकल सकता है। लेकिन क्वांटम पिक्चर क्या कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम हुई तो नहीं निकलेगा। ठीक है। एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट increases, kinetic energy of emitted electron also increases according to this theory. But quantum theory says kinetic energy of electron is independent of intensity। पहला कहता है किसी भी फ्रीक्वेंसी पे निकल सकता है, तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। हमने अभी पढ़ा थ्योरी में कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। क्यों? एनर्जी गिरी, मेटल के ऊपर स्प्रेड होने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे ये मेटल है, लाइट गिरी तो इसमें स्प्रेड होने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करेंगे। समझ रहे हो? तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। गलत हो गए दोनों। और स्लो प्रोसेस क्योंकि एनर्जी को फैलने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल एक कोलिजन है, इसमें सीधा फोटोन जाके पार्टिकल से टकराएगा। यहाँ पे मेटल पे फैलती है एनर्जी, फिर रिसीव करता है वो, तो स्लो प्रोसेस है ये। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? फास्ट प्रोसेस है। तो ये फेलियर के पॉइंट थे, बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप
1 या 2 नंबर में आ जाए तो आप लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और। सपोज करो मेरे पास मेटल्स हैं, ठीक है, मेरे पास मेटल्स हैं। इस मेटल्स के ऊपर सपोज करो लाइट गिरी, मेटल्स के ऊपर लाइट गिरी। एक की फ्रीक्वेंसी ν1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ν है। एक ही मेटल है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, φ0। इफ ν2 ग्रेटर देन ν1 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच लाइट इज मोर। कौन सी लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो देखो k max hν माइनस φ0, ठीक है। पहले के लिए क्या करते हैं k1, ये सेम है। दूसरे के लिए क्या करते हैं k2, ये सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ दोनों की सेम है, ये चीज़ दोनों की सेम है, कांस्टेंट। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं k1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ν1, k2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ν2। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी काइनेटिक ज़्यादा होगी। तो ν2 ग्रेटर देन ν1 है तो k2 ग्रेटर देन k1 होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मोर इसकी होगी। बात समझ में आई? इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज करके बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और देखो ये कोई मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट गिरी, फ्रीक्वेंसी ν, वर्क फंक्शन है φ1। ये कोई दूसरी मेटल है, इसके ऊपर लाइट गिरी, ये ν है, इसका वर्क फंक्शन है φ2। तो φ2 ज़्यादा है φ1 से, ठीक है। इससे भी इलेक्ट्रॉन निकले और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकले। इसकी एनर्जी k1 मान लो, इसकी एनर्जी k2 मान लो। तो विच इज ग्रेटर, k1 और k2, और जो इलेक्ट्रॉन निकले किस मेटल के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मैंने सोचा लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन φ1 φ2 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो फॉर विच मेटल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, तो देखो सिंस k max इक्वल टू hν माइनस φ0, इतनी बात समझ में आ रही है। हमें चाहिए k max, ठीक है। तो k max या पहला मेटल ले लो k1 hν माइनस φ1, k2 hν माइनस φ2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो hν निकाल लो यहाँ से, यहाँ से hν क्या आ गया k1 प्लस φ1, यहाँ से hν क्या आ गया k2 प्लस φ2। सो ये दोनों बराबर, k1 प्लस φ1 इक्वल टू k2 प्लस φ2। कौन ज़्यादा है? सिंस φ2 ग्रेटर देन φ1, φ2 ज़्यादा है तो φ2 उधर ले जाओ। k1 माइनस k2 इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हो गया ऐसे। सिंस φ2 माइनस φ1 ग्रेटर देन 0, ये 0 ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो k1 ग्रेटर देन k2। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या किया, दोनों को लिखा है ऐसे, hν सेम है, दोनों को कॉमन ले लिया, ऐसे बराबर कर दिया। φ2 माइनस φ1 ज़्यादा है, φ2 ज़्यादा है तो यह कंपेयर कर दिया, तो k1 ज़्यादा हो गया, दिस इज मोर। कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। और देखो मान लो मेरे पास एक मेटल दी हुई है, इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट गिरी ν, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी या वर्क फंक्शन है φ0, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, देखो सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या मान ले k1, तो hν माइनस φ0, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K2 मान लो, एनर्जी डबल कर दी तो 2 माइनस 5 नॉट। जब एक ही मेटल है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा, वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, एक मेटल है ये सेम रहेगा। ये डबल कर दिया हमने, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमने डबल कर दिया। इसको इधर ले आओ, K1 प्लस 5 नॉट इक्वल टू एच न्यू, K2 प्लस 5 नॉट इक्वल टू 2h न्यू। हाँ या ना? ये इधर दोनों को डिवाइड कर दो, एच न्यू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2K1 2 5 नॉट K2 प्लस 5 नॉट, तो K2 माइनस 2K1 2 5 नॉट माइनस 5 नॉट, तो 5 नॉट इक्वल टू K2 माइनस 2K1। अब 5 नॉट प्लस 2K1 इक्वल टू K2, इसका मतलब क्या हुआ? 2K1 पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी का डबल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना? सो काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस इज स्लाइटली मोर देन डबल ऑफ इनिशियल, ठीक है? तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? अच्छा सवाल था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, दो मेटल दे दिया आपको ए और बी, ये 4 ये 6, 10⁻⁴, ठीक है? पहला वर्ड पूछ लिया, विच मेटल हैव ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। फाइंड इट्स वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन बताओ, ठीक है? फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड if incident energy is 8×10⁻12 जूल। तो क्या करें वो देखो, किस मेटल का फंक्शन ज़्यादा बताया था मैंने, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका ज़्यादा है, तो बी। पहले का आंसर क्या आएगा? बी। सेकंड वर्क फंक्शन पूछा है एच न्यू नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? एच क्या होता है? 6.6 10⁻⁴। न्यू नॉट कितना है? 6 10⁻⁴, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 3 39, 10⁻⁻20। 5 नॉट आ गया, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इफ़ इंसिडेंट एनर्जी इज, इंसिडेंट एनर्जी मान लेते हैं 40 10⁻⁻19, ऐसे मान लेते हैं जूल। नाउ के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट, बात समझ में आ गई? तो के मैक्स अगर निकालना है तो क्या करें? एच न्यू टोटल एनर्जी दे रखी है, तो 40 10⁻⁻19, और ये कितना आ गया? 39.6 10⁻⁻20, ठीक है? इसको -20 करने के लिए क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो के मैक्स क्या आ गया? 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो -20 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको, 400 में से 40 गए, 360.4, ठीक है ना? ठीक है, 10⁻⁻20 जूल।
वेलोसिटी निकाल लो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई सवाल आ जाए हम लोग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता लग जाए, ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कैसे करते हैं ये आपको करनी आनी चाहिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए। तो बेटा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन यूज कर लिया। ड्यूल नेचर का मतलब होता है डबल, दोहरा, ठीक है ना। लाइट वेव की तरह तो बिहेव करती थी, पार्टिकल की तरह भी करती थी। कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हुए तो हमें ये करना पड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा मोस्टली न्यूमेरिकल हमने इसके ऊपर डिस्कस किए, कैसे क्या होता है, आपको यूज करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी है अब आपको। एनसीईआरटी से कोई भी अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक उठा लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।